ओके, सो वी वर डिस्कसिंग द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. सो सेकेंड स्टेप हमारा चल रहा था, दैट इज़ द डाइजेशन. एंड 4 न्यूट्रिएंट्स को हमें ब्रेक डाउन करना है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसमें से हमने प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था. सो जो आपका प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है वो कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ में ब्रेक डाउन नहीं होता है प्रोटीन्स का, ईसोफेगस में तो किसी का भी केमिकल डाइजेशन नहीं होता है. प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन है वो कहाँ स्टार्ट होता है? इनटू द स्टमक. स्टमक में पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट किया जाएगा, मतलब पेप्सिनोजन एक्टिवेट किया जाएगा. विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोटीन्स को ब्रेक करके हम क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो कहाँ कंप्लीट हुआ था? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हुआ था. अलॉन्ग विद दैट हमने कार्बोहाइड्रेट्स भी कंप्लीट किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनका डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ में स्टार्ट हो जाता है. जो 30% ऑफ स्टार्च है वो माउथ में ही माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है. एंड ये प्रोसेस कंप्लीट कहाँ होगा? देखो, स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट्स का. डाइजेशन कहाँ होगा? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय यूजिंग पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंड सक्कस एंट्रिकस. इसके हेल्प से ये डाइजेशन कंप्लीट होता है. एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस में कन्वर्ट किए जाते हैं? मोनोसैकेराइड्स में. ठीक, इसका जो टॉपिक है वो आपके पहले लेक्चर में कवर हुआ. अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो पहले वो देखिए एंड देन कंटिन्यू विद दिस. ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा न्यूट्रिएंट है दैट इज़ फैट्स. ओके, थर्ड न्यूट्रिएंट जिसका हमें डाइजेशन देखना है दैट इज़ फैट्स, या इसी को हम क्या कह रहे हैं? लिपिड्स. ओके, लिपिड्स या फैट का डाइजेशन. तो देखो, लिपिड्स या फैट्स जो है वो एक्चुअली पॉलीमर है क्या? पहला क्वेश्चन है कि लिपिड्स और फैट्स क्या पॉलीमर्स हैं? तो ये पॉलीमर नहीं है. हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा हुआ है कि दीज आर नॉट पॉलीमर्स. तो फिर ये क्या है? दीज आर नॉट पॉलीमर्स. दीज आर नॉट पॉलीमर्स. बाकी इसमें हमने क्या किया? जैसे पॉलीसैकेराइड्स थे, पॉलीसैकेराइड को तोड़ के मोनोसैकेराइड बना लिया. प्रोटीन का था, प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड था, उसको तोड़ के हमने क्या बना दिया? अमीनो एसिड बना दिए. बट ये पॉलीमर्स नहीं है. ये क्या है? दीज आर ईस्टर्स. ये ईस्टरिफिकेशन से बनते हैं. ये किससे बनते हैं? ईस्टरिफिकेशन से. तो दीज आर ईस्टर्स ऑफ, किसके ईस्टर्स है? हमने सबसे पहले इसमें किया था कि अगर आप एक फैट मॉलिक्यूल को तोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल. ओके, आपको क्या मिलता है? फैटी एसिड. तो हमें इस फॉर्म में लेके आना है उसको, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो क्या हो सके? डिफ्यूज हो सके इनटू दी लिम्फ और ब्लड. वो हम आके देखेंगे कि कहाँ जाके ये आपका क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है. ठीक, तो डाइजेशन स्टार्ट करते विद सबसे पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से. तो माउथ में देखो लिपिड का कोई डाइजेशन होता है क्या? देखो, माउथ में वैसे तो कोई लिपिड, मेजर लिपिड कोई प्रेजेंट नहीं है. माइनर लिपिड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लिंगुअल लाइपेज, बट उसको हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे. यहाँ हम लिखते हैं देयर इज नो डाइजेशन. तो प्रॉपर एज सच कोई डाइजेशन माउथ में नहीं होता है लिपिड्स का. सेकेंड, माउथ से सेकेंड हम आते हैं. सेकेंड पार्ट कौन सा है? एसोफेगस में तो कुछ नहीं है. थर्ड पार्ट इज द स्टमक. ओके, सो स्टमक में क्या होता है? देखो, स्टमक में भी लिपिड का कोई मेजर डाइजेशन नहीं हो पाता. इसका एक रीज़न है, क्योंकि लिपिड को डायरेक्ट कोई एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकता. लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें चाहिए लाइपेज. स्टमक में हमने क्या लिखा था? पेप्सिन लिखा था, रेनिन लिखा था, एचसीएल लिखा था, लाइपेज तो हमने लिखा ही नहीं था. बट स्टिल स्टमक में क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज इज प्रेजेंट. स्टमक में स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज इज प्रेजेंट. लाइपेज इज प्रेजेंट. तो ये कुछ अमाउंट ऑफ लिपिड पे क्या करता है? एक्शन शो कर देता है. बट मेजरली ये भी कोई प्रॉपर डाइजेशन ऑफ लिपिड इनिशिएट नहीं कर पाता. तो इसको भी हम लिखेंगे ईदर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइजेशन, लिटिल डाइजेशन, ओके, और नो डाइजेशन ऑफ लिपिड्स. ओके, क्योंकि यहाँ जो आपके लाइपेजेस प्रेजेंट है माउथ में या स्टमक में, ये माइनर लाइपेजेस है. इनका कोई मेजर रोल एज सच नहीं है. देन थर्ड पार्ट फाइनली जो आपका लिपिड है या फैट्स हैं वो कहाँ आके पहुँचते हैं? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, फाइनली कहाँ आके पहुँचेंगे? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि कहाँ आ रही है? डिओडिनम में 2 जगह से ऑलरेडी जूस आता है. ठीक है, डिओडिनम में आएगा आपका लीवर का जूस. लीवर का कौन सा जूस है? बाइल जूस. ओके, ये कहाँ रिलीज होगा? ये जो पोर्शन है यू शेप स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस पोर्शन इज नोन एज डिओडिनम. तो जो बाइल जूस है वो कहाँ रिलीज होता है? इनटू द डिओडिनम. ठीक है, लीवर से आया था. ये हमने देखा है कि बाइल जूस लीवर बनाता है. कैसे बनाता है वो सारे स्ट्रक्चर हमने देखे. सेकेंड, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है? पैंक्रियास प्रेजेंट है. तो पैंक्रियास से जो रिलीज होते हैं पैंक्रियाटिक जूसेस, वो भी कहाँ आते हैं? इनटू द डिओडिनम. एंड अगेन इस डिओडिनम में आपका क्या प्रेजेंट है? सकस एंटेरिकस, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस है वो भी प्रेजेंट है. अब अभी तक हमने बाइल जूस का यूज नहीं किया था. हमने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया, हमने प्रोटीन्स को ब्रेक किया, उन सब में वी हैव यूज्ड पैंक्रियाटिक जूसेस. बट बाइल जूस का अभी तक कुछ रोल आया ही नहीं था. तो अभी यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट रोल है. देखो होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट है. ओके, दिस इज अ फैट ग्लोब्यूल. ये इसको हम बोलते हैं लिपिड.
ओके इसको हम बोलते हैं लिपिड, बड़ा सा लिपिड प्रेजेंट है। ये जो लिपिड है ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, आपको डाइजेशन करने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, ऐसा फॉर्म जो इजीली सॉल्युबल हो सके या डिफ्यूज हो सके इनटू द ब्लड। तो ये जो बड़ा फ्लैट ग्लोब्यूल है दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ओके दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आप कहोगे कि फिर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, इसको हम ब्रेक डाउन कर देते, छोटा बना देते, ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ब्रेक डाउन करने के लिए इसके ऊपर कौन काम करेगा, एंजाइम काम करेगा, और इसके ऊपर जो एंजाइम काम करेगा दैट इज लाइपेज। बस लाइपेज का एक कंडीशन है कि मैं विदाउट बाइल इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। तो होता क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ ये समझ लेते कि बाइल का रोल क्या है। ठीक है, हमने बाइल देखा था कि जो लीवर है, ओके लीवर क्या रिलीज करता है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल। ओके ये बाइल जूस कहाँ जाता है, ये बाइल जूस जाता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर्ड रहता है एंड देन फिर गॉल ब्लैडर से ये रिलीज होता है। सो बाइल हैज एक्चुअली टू पार्ट्स। बाइल जूस में क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले चीज तो ये याद रखना कि बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं प्रेजेंट है। क्लियर, बाइल जूस में बहुत सारी चीजें हैं बट कोई भी डाइजेशन करने वाला एंजाइम बाइल जूस में प्रेजेंट नहीं है। सो नो डाइजेस्टिव एंजाइम, बाइल जूस हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम, नो डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रेजेंट। तो फिर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बाइल पिगमेंट्स। ओके पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स मतलब जो क्या देंगे, कलर देंगे। ओके जो अपना फीकल मैटर होता है उसमें जो कलर जाता है वो किसकी वजह से जाता है, बिकॉज ऑफ बाइल पिगमेंट्स। सो दो बाइल पिगमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, एक होता है बिलिरुबिन, ओके और एक होता है बिलिविरिडीन। ओके और ये जो पिगमेंट्स है, ये पिगमेंट्स क्या काम करते हैं, दीज पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरेशन टू द फीसेस। ओके सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंट टू फीसेस, फॉर पिगमेंट टू फीसेस। इसका इतना ही रोल है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट है बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल में दो चीज़ें थी, पिगमेंट्स और सॉल्ट्स। अभी ये सॉल्ट्स क्या करती है, दीज सॉल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होगा जिसको तोड़ के हम फैट्स को छोटा छोटा बनाएंगे और छोटा बनाने के साथ साथ ऐसा कुछ उसमें स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे कि वो फाइनली सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में। ठीक है, अपने पास कैसा मॉलिक्यूल है, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है। तो सॉल्ट क्या करेगा, इस सॉल्ट क्या करेगा, ये लिपिड्स को इमल्सिफाइड कर देता है, लिपिड्स इमल्सिफिकेशन। क्या यहाँ तक समझ आया कि बाइल क्या है, कहाँ रिलीज होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। अब आते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कैसे किया जाएगा। तो हमारे पास ये बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट है, दिस इज कम्प्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देंगे। ओके हम इसको क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ दे रहे हैं। क्लियर, ये वो आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अभी भी ये तो फैट्स के ग्लोब्यूल है, ये ऐसे भी पानी में एब्जॉर्ब या फिर सॉल्युबल नहीं है, दीज आर नॉट वाटर सॉल्युबल। तो अब क्या होगा, अब आएगा यहाँ पे रोल बाइल सॉल्ट्स का। यानी कि आप एक चीज़ समझो, यहाँ अगर बाइल सॉल्ट्स काम कर रहे हैं मतलब ये पूरा स्टेप कहाँ हो रहा है, इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारी चीज़ हो रही। तो इसके ऊपर सेकेंड जो स्टेप है वो क्या होगा, एक्ट ऑफ बाइल सॉल्ट्स। ओके या बाइल सॉल्ट इस पर एक्ट करती हैं, बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल सॉल्ट्स जैसे ही इसके ऊपर एक्ट करेगी, इसके ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होना स्टार्ट होंगे। ओके सपोज दिस इज द स्मॉलर मोलिक्यूल्स, और ये स्मॉलर मोलिक्यूल्स के ऊपर फाइनली ये बाइल सॉल्ट्स का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके क्या हो रहा है, डिपोजिशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स इस तरीके से। अब फाइनली जब ये डिपोजिशन होता है, ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसका आउटर कवरिंग चेंज हो गया। नाउ ये जो स्ट्रक्चर बना है फैट ग्लोब्यूल, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स अलॉन्ग विद द बाइल सॉल्ट्स, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मिसेल फॉर्मेशन। इसको हमने क्या बोला बेटा, मिसेल। एंड नाउ दिस मिसेल इज सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर, अब ये जो मिसेल है ये कैसा है, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल। एंड ऑल्सो एक चीज़ याद रखना है कि जब तक ये मिसेल फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक लाइपेज इस पे एक्ट नहीं कर सकता। यानी कि लाइपेज की एक्टिविटी को कराने के लिए सबसे पहले हमें फैट्स को क्या करना पड़ेगा, इमल्सिफाइड करना पड़ेगा। तो इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल है उस फ्लैट ग्लोब्यूल को हमने स्मॉलर में कन्वर्ट करके उसके ऊपर क्या ऐड कर दिया है, बाइल सॉल्ट्स ऐड कर दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। तो कई बार इस पे सवाल भी आ जाता है, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। सो बाइल जूस क्या करता है, या बाइल सॉल्ट क्या करते हैं स्पेसिफिकली, जो स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स है उनके ऊपर अपना एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, कवरिंग बना लेंगे। दिस इज नोन एज मिसेल। एंड नाउ लिपिड्स, लाइपेजेस कैन एक्ट।
ठीक है, अब तक लाइपेज इस पर एक्ट नहीं कर सकते थे एंड यही रीज़न है कि पिछले जैसे कि आपके गैस्ट्रिक लाइपेजेस जो थे या लिंगियो लाइपेजेस जो थे वो इतना काम नहीं करते थे क्योंकि वहाँ पे बाइल जूस का कोई रोल नहीं था। अब फाइनली आपको मिल गया है ऐसा लिपिड जिसके ऊपर लाइपेज काम कर सकता है। तो देखो इसमें क्या होगा। सो सबसे पहले ये जो आपके इमल्सिफाइड लिपिड्स है, ठीक है, क्या मिल गया हमको, इमल्सिफाइड लिपिड, यानी कि इसमें बाइल सॉल्ट प्रेजेंट, इमल्सिफाइड लिपिड्स। इन इमल्सिफाइड लिपिड्स पे कौन काम करता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज। अभी आपका बाइल का काम हो गया। नेक्स्ट जूस कौन सा आया, पैंक्रियाटिक से आया था, पैंक्रियास से आया था, दैट वाज पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो इसके ऊपर कौन काम करेगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज। ओके, पैंक्रियाटिक लाइपेज। और ये पैंक्रियाटिक लाइपेज लिपिड्स को तोड़ देगा इनटू द डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म प्रेजेंट है, सपोज इट इज ट्राइग्लिसराइड। ओके, ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट है। इन ट्राइग्लिसराइड्स को कौन ब्रेक कर रहा है, पैंक्रियाटिक लाइपेज ब्रेक करेगा टू फॉर्म डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। ओके, एंड फाइनली जो इंटेस्टिनल लाइपेज है वो इस पे काम करेगा एंड डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स को और ब्रेक करेगा फाइनली इनटू द फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ओके, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल्स और ग्लिसरॉल ये किसने किया, दिस इज डन बाय द इंटेस्टिनल लाइपेजेस। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो लाइपेज था वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया एंड फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ। जब तक बाइल सॉल्ट्स नहीं आएंगे, लिपिड्स का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, तब तक ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। क्या यहाँ तक क्लियर है, बस इतना ही सिंपल है। इसी तरीके से लिपिड्स को ब्रेक डाउन किया जाता है। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, दैट इज लिपिड्स के बाद कौन बाकी है, लिपिड्स के बाद लास्ट है आपके न्यूक्लिक एसिड्स। फोर्थ इज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि आपका डीएनए और आरएनए। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसका भी डाइजेशन हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं माउथ में इसका डाइजेशन होता है या नहीं। ठीक है, माउथ में आपका केवल सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, तो बाकी किसी भी चीज़ का डाइजेशन माउथ में नहीं हो सकता। सो वैसे ही न्यूक्लिक एसिड्स भी माउथ में डाइजेस्ट नहीं हो सकते। सो देयर इज नो डाइजेशन इन माउथ। सेकेंड क्या है, इनटू द स्टमक में। देखो इसोफेगस में अगेन कुछ नहीं है। स्टमक में क्या, स्टमक में न्यूक्लिक एसिड के लिए कुछ प्रेजेंट था नहीं। स्टमक में भी हमने देखा था पेप्सिन, रेनिन, HCl यही चीज़ें प्रेजेंट थी। तो न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन के लिए कोई भी न्यूक्लिएजेस वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। तो अगेन नो डाइजेशन इन स्टमक। देन नेक्स्ट आफ्टर स्टमक अगेन आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आ रहा है, वही चीज़ है, बाइल आपका आ रहा है, पैंक्रियाटिक जूस और सकस एंट्रिकस। तो बाइल का तो यहाँ रोल नहीं, बाइल का काम क्या था, बस लिपिड को ब्रेक डाउन करने में या इमल्सिफाइड करने में वो हेल्प कर रहा था। अब यहाँ आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जूसेस है, एक आपके पास प्रेजेंट है पैंक्रियाटिक जूसेस। ओके, एक क्या रिलीज हो रहा है इसके अंदर, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहा है। सेकेंड इसके अंदर क्या रिलीज हो रहा है, जो खुद इंटेस्टाइन के जूसेस है, यानी कि इंटेस्टिनल जूसेस। ओके, अब ये जो पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस में न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, पैंक्रियाटिक जूसेस कंटेन्स न्यूक्लिएजेस। ओके, क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिएजेस प्रेजेंट होते हैं। और इंटेस्टिनल जूसेस में उसका सिंपल फॉर्म प्रेजेंट होता है। जैसे इंटेस्टिनल जूसेस में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस। ठीक है, अभी ये थोड़ा लग रहा है कि ये क्या नाम है, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे बहुत इजी है। देखो न्यूक्लिक एसिड जो है हमारा, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए, उसका मोनोमर क्या है। ठीक है, अगर आप न्यूक्लिक एसिड को तोड़ोगे तो आपको क्या मोनोमर मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, राइट। क्या मिलता है आपको, न्यूक्लियोटाइड्स। ऑलरेडी हमने स्टडी किया है कि न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या प्रेजेंट है। न्यूक्लियोटाइड्स में तीन चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है, दो चीज़ें प्रेजेंट है। एक आपका प्रेजेंट है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, एक क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोसाइड, क्लियर। और एक आपका प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। और एक आपका क्या प्रेजेंट है, ये अभी हमने किया था लास्ट लेक्चर में। सो एक आपका प्रेजेंट है न्यूक्लियोसाइड एंड दूसरा प्रेजेंट है फॉस्फेट ग्रुप। अगर न्यूक्लियोसाइड को तोड़ोगे तो आपको दो और सब्सटेंस मिलेंगे। ये फॉस्फेट तो अभी वैसे ही, फॉस्फेट को और कितना ही तोड़ोगे, फाइनल मिल गया तुमको फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के बाद भी आपको दो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा बेटा शुगर का। ओके, शुगर, यहाँ कौन सा शुगर है, पेंटोस शुगर। फिर वो अगर आपका डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज आरएनए है तो राइबोज शुगर। और सेकंड आपको क्या मिलता है, नाइट्रोजिनस बेसिस मिलते हैं। क्या मिलेगा, नाइट्रोजिनस बेसिस।
ओके जो भी आपका प्यूरिन, एडेनाइन, ग्वानाइन जो भी है वो सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो बस इन्हीं को ब्रेक डाउन करने के लिए अपने पास क्या प्रेजेंट है, कुछ पर्टिकुलर जूसेस प्रेजेंट है। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा आपका पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट है, पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट था न्यूक्लिएजेस। ओके देखो पैंक्रियाटिक जूसेस में क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लिएजेस प्रेजेंट था। यानी कि अगर आपके पास न्यूक्लिक एसिड है, होगा ही, अगर क्या होगा ही, सो जो न्यूक्लिक एसिड है इस न्यूक्लिक एसिड के ऊपर कौन काम करेगा, न्यूक्लिएजेस काम करेंगे, राइट। कहाँ से आया ये न्यूक्लियस, पैंक्रियाटिक जूस से आया। अगेन ये न्यूक्लियस किसको ब्रेक कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड। ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। क्लियर, तो यहाँ अपने को मिलता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड डन, न्यूक्लियोटाइड मिला। अब इसको ब्रेक करने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करने के लिए जरूरत पड़ती है स्मॉल इंटेस्टिनल जूसेस की, यानी कि न्यूक्लियोटाइडेजेस। जैसे सिंपल है ना, लिपिड को ब्रेक करने के लिए लाइपेजेस, वैसे न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करने के लिए क्या लगेगा, न्यूक्लियोटाइडेजेस। ये सारे जूसेस अब कौन रिलीज कर रहा है, इंटेस्टाइन रिलीज कर रहा है। सो न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करेगा न्यूक्लियोटाइडेजेस, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करने के बाद न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप। तो क्या मिल रहा है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट तो वैसा ही है। अगेन इस न्यूक्लियोसाइड को भी ब्रेक करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोसाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस। और ये न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइड को किस में ब्रेक करेगा, शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेसिस। तो एंड में अपने को क्या मिलता है, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, और फॉस्फेट तो हमेशा अपना है ही। तो फाइनली इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड था उसको भी हमने ब्रेक कर दिया, एंड एंड में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस, आपको सिंपल स्ट्रक्चर मिल गए। तो यहीं पे आपका जितना भी डाइजेशन है वो कंप्लीट हुआ। देखो डाइजेशन में हमने क्या क्या देखा, डाइजेशन आपका स्टार्ट हुआ माउथ में, कुछ सब्सटेंस जो थे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, उनका डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो गया। बाकी जो सब्सटेंस थे उनका किसी का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हुआ, किसी का डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट हुआ। तो इन सब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, थ्रू आउट द प्रोसेस आपका जो टेक्सचर था, जो भी आपने फूड खाया उसका टेक्सचर हमेशा चेंज होते गया। जैसे हमने फूड के साथ माउथ में क्या मिक्स किया, सलाइवा मिक्स किया। ओके ये प्रोसेस कहाँ हुआ आपका, माउथ में। तो माउथ में जो स्ट्रक्चर बना उसे हमने क्या बोला था, बोलस, राइट। माउथ में जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था दैट वाज बोलस। देन जब ये बोलस स्टमक में जाता है तो स्टमक में फिजिकल केमिकल डाइजेशन दोनों चीज़ें होती है ना, फिजिकल डाइजेशन भी होगा, केमिकल डाइजेशन होगा, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो उसके बाद इसका भी जो नेचर है या टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये जब स्टमक में जाता है तो इट इज़ नोन एज काइम, मतलब स्टमक से पूरा इसका जब काम हो जाएगा, स्टमक से रिलीज होगा, दैट इज नोन एज काइम। एंड फाइनली जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन क्या होगा आपका, फाइनल कंप्लीट हो जाएगा ना। सबका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आपको कहाँ मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मिलता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये रिलीज होगा तब इसको हम बोलते हैं काइल। क्लियर, माउथ में बोलस, बोलस के बाद काइम, और काइम के बाद जो फॉर्मेशन होता है दैट फॉर्मेशन इज नोन एज काइल। दूसरा चीज़ हम ये बोलते हैं कि आधी चीज़ें आपकी कहाँ डाइजेस्ट हो गई थी, स्टमक में ही डाइजेस्ट हो गई थी। जैसा जो स्टार्च था वो तो वैसे आपका माउथ में डाइजेस्ट हो गया था। तो जो पार्शियल डाइजेशन कंप्लीट होता है वो कहाँ कंप्लीट होता है, इनटू द स्टमक। तो स्टमक में डाइजेशन इज पार्शियली कंप्लीटेड, डाइजेशन इज पार्शियली कंप्लीटेड। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली जितना भी जो भी सब्सटेंस आपके बने थे, प्रोटीन्स वगैरह जो भी बना था, उनका सिंपलेस्ट फॉर्म कहाँ मिल गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल गया। इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इज कंप्लीटेड। तो डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, स्टार्ट हुआ था माउथ में और कंप्लीट कहाँ हुआ, डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और यहीं आपका एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट होता है, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स। क्या यहाँ तक समझ आया, इतना सिंपल है ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसी तरीके से आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइजेस्ट किए जाते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं। देन इसके अलावा देखो, इसके अलावा कुछ जो जूसेस तो आपने देखा कि कौन से एंजाइम्स रिलीज़ किए, किस पार्ट ने क्या रिलीज़ किया। बट हमारा जो स्टमक है, जो डिओडिनम है, वो कुछ और भी सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। तो एक बार वो देख लेते हैं कि ये कौन से हॉर्मोन्स रिलीज़ करते हैं। ओके,
हाँ, सो ये आपको डाइजेशन दिया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूसेस क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर न्यूक्लियोसाइडेजेस काम करके फाइनली शुगर प्लस बेसिस बना देगा। ओके, देन देखते हैं डाइजेस्टिव हार्मोन्स। देखो डाइजेस्टिव हार्मोन्स कौन से प्रेजेंट है हमारे पास। पहले तो ये समझो कि हार्मोन्स क्या है, दीज हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स। ओके, यानी कि ये ऐसे सब्सटेंस है जो रिलीज होने के बाद कुछ तो मैसेज पास करते हैं किसी तो टारगेट ऑर्गन को। ओके, तो देखो क्या क्या रिलीज करते हैं। सोर्स क्या है आपका, सोर्स जो ऑर्गन एक हाल हार्मोन रिलीज करेगा उसे हम बोलते हैं सोर्स। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने कुछ हार्मोन्स रिलीज किए तो वो उनका सोर्स हुए। फिर वो जाके जिस ऑर्गन पे मैसेज रिलीज कर रहे हैं दैट इज द टारगेट ऑर्गन। ओके, सो हार्मोन कहाँ जाते हैं, टारगेट ऑर्गन के पास जाते हैं। फिर इसका जो इफेक्ट है, मतलब अगर सपोज ये ए ऑर्गन है, ओके दिस इज द ए ऑर्गन, ये जाता है बी ऑर्गन के पास, ठीक है। सपोज दिस इज, हम कंसिडर करते हैं दिस इज द स्टमक, ओके और ये स्टमक का जो हार्मोन है वो जा रहा है पैंक्रियास के पास, ठीक। अब पैंक्रियास के ऊपर इसका इफेक्ट क्या हो सकता है ये पैंक्रियास की जो सिक्रीशंस है उसको स्टिमुलेट कर दे, यानी कि उसको एक्टिवेट कर दे कि हाँ अभी पैंक्रियास से सिक्रीशंस निकालने, या हो सकता है उसको वो इनहिबिट कर दे, यानी कि जो इसका इफेक्ट है वो स्टिमुलेटरी भी हो सकता है या इसका इफेक्ट कैसा हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है। ओके, तो देखो कौन से हॉर्मोन्स हमें मिलते हैं यहाँ। हाँ, तो देखो स्टमक से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। स्टमक से एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज गैस्ट्रीन, और इस गैस्ट्रीन का टारगेट ऑर्गन क्या है, गैस्ट्रीन का टारगेट ऑर्गन स्टमक ही है। ये गैस्ट्रीन स्टमक से ही रिलीज होता है, कहाँ जाता है, स्टमक में ही जाता है। बट इसका रोल क्या है, देखो इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। जो हमने गैस्ट्रिक जूसेस देखे थे पेप्सिन वेप्सिन, उसका मतलब पेप्सिन और एचसीएल रेनिन जो भी, उसका जो सिक्रीशन है वो कौन स्टिमुलेट करता है, दैट इज स्टिमुलेटेड विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रीन। देन इसके अलावा इसका और एक काम है, ये गैस्ट्रिक मोबिलिटी भी स्टिमुलेट करता है। ओके, मतलब जब का मूवमेंट है वो कैसे स्टार्ट होगा, बिकॉज ऑफ दिस। देन सेकंड डिओडिनम, देखो डिओडिनम बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, डिओडिनम इज रिलीजिंग द जीआईपी हार्मोन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज जीआईपी। ये डिओडिनम ने रिलीज किया, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसने ये रिलीज किया और ये कहाँ जाता है, इनटू द स्टमक। तो जीआईपी देखो इसमें ही लिखा हुआ है सॉरी यहीं पे लिखा हुआ है, इट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी मतलब इसका एक्शन भी क्या होगा, ये भी किसी ना किसी प्रोसेस को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। ओके, जब डाइजेशन वगैरह कंप्लीट होगा उस टाइम पे ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूसेस की जरूरत नहीं तो उसका सिक्रीशन ये बंद करा देगा, इनहिबिट करा देगा। एंड ऑल्सो जो इसका काम था गैस्ट्रिक मोटिलिटी को प्रमोट कर रहा था, इसके अलग चीजें मतलब उल्टी चीजें कर रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो जीआईपी हार्मोन है इट इज एंटागोनास्टिक टू द गैस्ट्रिन। देखो गैस्ट्रिन क्या कर रहा है, गैस्ट्रिक जूसेस की एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहा है, यानी कि उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर रहा है। उसका एग्जैक्ट अपोजिट कौन कर रहा है, जीआईपी हार्मोन। क्लियर। अगेन गैस्ट्रिन क्या कर रहा है, आपका जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी उसको स्टिमुलेट कर रहा है, उसके अगेंस्ट कौन कर रहा है, जीआईपी। वो क्या करेगा, इसी एक्टिविटी को मतलब जो आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी है उसको रोक देगा, इनहिबिट करेगा। तो ये दोनों हार्मोन्स आपस में कैसे हुए, दीज आर एंटागोनास्टिक, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। ओके, दीज हार्मोन्स आर एंटागोनास्टिक। देन अगेन डिओडिनम ने और क्या रिलीज किया, डिओडिनम ने और एक हार्मोन रिलीज किया दैट इज सिक्रेटिन। दो हार्मोन डिओडिनम रिलीज कर रहा है। पहला कौन सा, जीआईपी था, उसने एक्टिविटीज इनहिबिट कर दी गैस्ट्रिक की। देन नेक्स्ट डिओडिनम में और रिलीज हो रहा है सिक्रेटिन। अब सिक्रेटिन तीन अलग अलग जगह जाता है। सिक्रेटिन पैंक्रियास के पास भी जाता है, लीवर के पास भी जाता है और स्टमक के पास भी जाता है। तो जिस जगह पे जाएगा उसका एक्शन वहां पे वैसे होगा। तो सपोज अगर आपका सिक्रेटिन जाता है पैंक्रियास की तरफ, तो ये पैंक्रियास में क्या करता है, ये प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है, बाइकार्बोनेट्स और पैंक्रियाटिक जूसेस के रिलीज को प्रमोट करता है। ठीक है, सिक्रेटिन अगर कहाँ जाता है, पैंक्रियाज में जाता है, तो ये पैंक्रियाटिक जूसेस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। सेकंड, अगर सिक्रेटिन कहाँ जाता है, लीवर में जाएगा, तो लीवर में भी ये क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा। लीवर में क्या फॉर्मेशन होता है, बाइल फॉर्मेशन, राइट। सो ये लीवर में क्या करता है, स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ बाइल, बाइल का सिक्रीशन ये स्टिमुलेट करेगा। देन अगेन डिओडिनम से रिलीज हुआ, कहाँ गया ये सिक्रेटिन, स्टमक में गया। स्टमक में ये उल्टे काम कर रहा है। देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा था, पैंक्रियास और लीवर में ये प्रमोट कर रहा था, सिक्रीशन को करा रहा था। अब स्टमक में ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। देखो स्टमक में ये क्या करता है, इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। मतलब यहाँ इसका रोल क्या हो गया, थोड़ा उल्टा हो गया। समझ आया। डिओडिनम ने टोटल कितने जूसेस रिलीज किए, 2 जूसेस रिलीज किए। एक रिलीज किया जीआईपी जो इनहिबिट कर रहा था एक्टिविटी स्टमक की। सेकंड रिलीज किया सिक्रेटिन। सिक्रेटिन 3 जगह गया, लीवर के पास, पैंक्रियास के पास और स्टमक के पास। स्टमक में इसने सेम काम किया जो जीआईपी ने किया, इनहिबिट कर दिया सिक्रेशंस, राइट। बट बाकी 2 जगह पैंक्रियास और लीवर में इसने क्या किया, इट रिलीजेस द पैंक्रियाटिक जूसेस, उसको स्टिमुलेट किया और
आपके लीवर में बाइल के सिक्रेशन को स्टिमुलेट किया है। क्लियर। देन अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन अदर देन डिओडिनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ऑल्सो सिक्रेट सीसीके यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन। अब ये कोलेसिस्टोकाइनिन दो जगह जाता है, इट गोज टू पैंक्रियाज एज वेल एज गॉल ब्लैडर। अगर ये पैंक्रियाज में गया तो पैंक्रियाटिक जूसेस को रिलीज कराता है, राइट, और अगर ये गॉल ब्लैडर में गया तो ये बाइल जूस को रिलीज कराता है। ठीक है, तो समवॉट सिमिलर टू द सिक्रेटिन कोलेसिस्टोकाइनिन। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा देखो और कौन से जूसेस रिलीज हो रहे हैं। स्टमक ऑल्सो रिलीजेस सेरेटोनिन। ओके, स्टमक और क्या रिलीज कर रहा है, सेरेटोनिन रिलीज कर रहा है। एंड दिस सेरेटोनिन, इसको क्या हो गया, ओके लेट इट बी। ये जो स्टमक ही क्या रिलीज कर रहा है, सेरोटोनिन, और एक हार्मोन रिलीज कर रहा है दैट इज सेरोटोनिन। कहाँ जा रहा है, स्टमक में ही जा रहा है। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है आपके मसल्स का, ओके, स्टमक मसल्स का। देन स्टमक और डिओडिनम एक और हार्मोन रिलीज करते हैं दैट इज सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन कहाँ जा रहा है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लिवर, सबके पास ये सोमैटोस्टैटिन का एक ही काम है, सारी एक्टिविटी क्या करता है, इनहिबिट करा देता है। देखो, इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रेशन, इनहिबिट्स इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन, इनहिबिट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड बाइल रिलीज। तो इसका काम क्या, सब कुछ इनहिबिट करना, सोमैटोस्टैटिन का काम है। देन लास्ट हिस्टामाइन रिलीज होता है। सो हिस्टामाइन कौन रिलीज कर रहा है, स्टमक ही रिलीज कर रहा है, स्टमक के अंदर ही रिलीज कर रहा है। सो टारगेट ऑर्गन और सोर्स सेम ही है। इसका इफेक्ट क्या है, इट स्टिमुलेट्स द पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट किया तो क्या रिलीज होगा, HCl रिलीज होगा। क्लियर है यहाँ तक। सो यहाँ आपका जो सेकेंड स्टेप है डाइजेशन का वो कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे कि एब्जॉर्प्शन छोटा सा पार्ट है, ठीक है, और कुछ डिसऑर्डर्स। क्लियर।